देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बट है बहुत काम का क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। मीन्स किसके बीच का रिएक्शन फिजिबल है, तो कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने का तरीका यह है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के एक सेल बनाओ, जिस चीज को लेने से सेल पोटेंशियल, सेल का ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा वो सब फिजिबल होगा, लेकिन जिनका ई नॉट सेल निगेटिव हो जाएगा वो फिजिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ये सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यहाँ पे डेटा दे दिया हूँ जिससे आप इजीली समझ सकते हो। अब Fe+3 एंड I-, ये तो क्लियर है कि Fe का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, ऐसे और भी हो सकता है बट +3 आयरन का कॉमन +2+3 होता है। तो अब यहाँ पे आयरन पक्का इलेक्ट्रॉन लेगा ही, और I- से नीचे नहीं जा सकता है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से नीचे नहीं जा सकता है। मीन्स I- जब भी रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कहाँ रहता है जी? लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कहाँ रहता है जी? राइट साइड। मीन्स Fe3+ को आपको राइट में रखना पड़ेगा और इसको आप लेफ्ट में रखोगे और सेल बनाओ, देखो बनता है कि नहीं। तो फर्स्ट ई नॉट सेल हम लोग बना रहे हैं। ई राइट में रखेंगे हम लोग, इसको राइट में रहेगा Fe वाला, लेफ्ट में रहेगा आपका I- वाला। चलिए इसका देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। तो Fe3+ का Fe2+ में आने का है 0.77, तो 0.77 हो गया। माइनस आयोडीन का देखते हैं तो I2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.54, तो माइनस कर दो रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप खुद देखो इनमें से ये वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये 3 आया या 2 आया, 0.3 वोल्ट पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने का मीनिंग सेल क्या है जी? फिजिबल है। सेल फिजिबल है, इसका मीनिंग हुआ कि सेल रिएक्शन होगा, मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। किसी सेल का इनवर्ट सेल अगर पॉजिटिव हो गया तो सेल फिजिबल है, उसका सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इनवर्ट सेल निगेटिव हो गया मीन्स वो सेल नॉन फिजिबल है, उसके इलेक्ट्रोड को उलट दोगे तो सेल फिर फिजिबल हो जाएगा। उस तरह सेकंड का देखते हैं। इसमें Ag+ है, कॉपर है, तो Ag+ इलेक्ट्रॉन लेगा, दे नहीं सकता है, और कॉपर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मीन्स कॉपर कहाँ रहेगा? आपका एनोड पे रह सकता है। Ag+ कहाँ रहेगा? कैथोड पे ही रहेगा। इन दोनों को कैथोड एनोड लेकर के सेल बनाते हैं, देखते हैं फिजिबल है कि नहीं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो राइट इस बार Ag वाला है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.8, और कॉपर का कितना है? 0.34। फिर पॉजिटिव आया आपका, ये पॉजिटिव आया 6 हो गया, और ये आपका 9 में से 3 गया 6, तो पॉजिटिव हो गया। इस तरह से ये सेल रिएक्शन फिजिबल है। अब तीसरा का देखते हैं। Fe3+ से Br-, Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, Br- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका भी चेक करते हैं। ई नॉट सेल Fe3+ का 0.77 डायरेक्ट मैं राइट कर रहा हूं, और Br- का देख लो कितना है जी? 1.09। इस बार क्या हो जाएगा जी? निगेटिव। इसका मीनिंग हुआ कि यह सेल फिजिबल नहीं है, मीन्स इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स Fe3+ Br- को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। चलिए फोर्थ चेक करते हैं। यहाँ पे सिल्वर न्यूट्रल फॉर्म में है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Fe3+ के फॉर्म में मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 4 का चेक करते हैं। ई नॉट सेल राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट सिल्वर का है, सॉरी राइट Fe का होगा। Fe का कितना है? 0.77। सिल्वर कितना है? रिडक्शन पोटेंशियल 0.80। फिर ये निगेटिव होगा, इसका मीनिंग हुआ ये रिएक्शन भी क्या है? फिजिबल नहीं है। अब फिफ्थ को देखते हैं, लास्ट Br2 और Fe2+। तो Fe2+ तुम्हारा Fe3+ में जा सकता है,
और Br2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Br माइनस में जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला Br2 है तो कहाँ रहेगा, राइट साइड में। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कौन है, Fe2 प्लस, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। इस बार लेफ्ट हुआ Fe2 प्लस, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट कितना है आपका, राइट है Br2, तो Br2 क्या है 1.09 माइनस Fe2 का कितना है माइनस 0.44, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। और इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ये फिर पॉजिटिव हो गया, मीन्स ये भी फिजिबल है, पॉसिबल है। तो इस वे से आप कैलकुलेट पता कर सकते हो कि किसके बीच में रिएक्शन हो, किसके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स किसी सेल का इनॉट सेल पॉजिटिव मीन्स सेल रिएक्शन फिजिबल, अगर इनॉट सेल नेगेटिव मीन्स वो सेल फिजिबल नहीं है, उस सेल का सेल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, मीन्स उस सेल के इलेक्ट्रोड को एक्सचेंज कर दोगे तो फिर वो काम करने लगेगा। राइट, देखो जी एक क्वेश्चन में जेड जिंक और आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है एंड बोल रहा है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन इज, इस सेल रिएक्शन का आपको ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यहाँ पे राइट कौन है जी, Fe2 प्लस से Fe में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आयरन है, और Zn2 प्लस में जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन्स लेफ्ट है, तो राइट कर दो। ई नॉट सेल राइट आपका है Fe का कितना है 0.41 माइनस जिंक का कितना है आपका 0.76, ये जो माइनस का निगेटिव आएगा, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव आएगा, मीन्स ये आपका ये आएगा माने 0.3635 हो जाएगा वोल्ट। लेकिन ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ जी, क्योंकि आपने देखा नहीं कि रिडक्शन पोटेंशियल, ए पोटेंशियल क्या दिया हुआ है। हियर गिवन पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन। देख लो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आपको क्या यूज करना है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ओनली साइन अपोजिट कर देंगे। तो एक्चुअल में आपका जो आंसर होगा यह होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट आपका क्योंकि ये तो राइट आयरन है, तो आयरन का कितना हो जाएगा, निगेटिव यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये दिया हुआ ऑक्सीडेशन हमें यूज करना है रिडक्शन, तो माइनस 0.41। और लेफ्ट में है तुम्हारा जिंक, जिंक का कितना हो जाएगा माइनस 0.76, तो माइनस 0.41 माइनस माइनस प्लस 0.76, अब कर दे आपका हो जाएगा 0.35 वोल्ट। तो आंसर क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। जबकि स्टूडेंट्स पहली नज़र में इसको देखेगा और ये कर देगा और आंसर ही आएगा, टिक करके आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से नहीं करना, आपको देखना होगा कि जो डेटा दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन है तो उसको पहले रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर आप क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल M वर्टिकल लाइन M प्लस डबल मीन्स सॉल्ट ब्रिज M x माइनस एक्स, मीन्स आपका लेफ्ट इलेक्ट्रोड है M ऑब्लिक M प्लस, राइट है x माइनस एक्स। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M इज 0.44 वोल्ट एंड x का दिया हुआ है 0.33 वोल्ट। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्लियर है कि यहाँ पे राइट जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट से कम है। राइट में कौन है जी, x माइनस है, लेफ्ट में कौन है M प्लस। तो राइट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट से कम है, इसका मीनिंग हुआ कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मीन्स आपका M का M प्लस में कन्वर्सन नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे M के इलेक्ट्रॉन को X नहीं ले सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि X का रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है M का रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए यहाँ पे M X के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, मीन्स M प्लस X माइनस के इलेक्ट्रॉन को लेकर के MX बना सकता है। मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं होगा, बैकवर्ड में होगा।
क्योंकि इसका ई नॉट सेल निकालोगे तो ये आ जाएगा निगेटिव आपका, क्योंकि ये है 0.44 है 0.33, तो राइट है तुम्हारा यह, लेफ्ट है तुम्हारा यह, ये आएगा 0.33 माइनस 0.44 मीन्स ये हो जाएगा 0.11 वोल्ट माइनस निगेटिव। निगेटिव होने का मीनिंग हुआ कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, मीन्स एम को कैपेसिटी नहीं है क्योंकि एक्स का इलेक्ट्रॉन मीन्स एम आपका एम एक्स के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है लेकिन एक्स एम के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है क्योंकि एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल एम से कम है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, एम प्लस एक्स माइनस के इलेक्ट्रॉन को लेकर के एम एक्स में कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स बी इज राइट। सी राइट हो ही नहीं सकता है क्योंकि ई नॉट सेल माइनस 0.11 वोल्ट है, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्रोमियम का, Cr2O7 का, MnO4 माइनस का। अब इसके बेसिस पे आपसे पूछ रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो आपको पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लिस्ट होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियलिस्ट किसका है? क्रोमियम Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr का। इसका मीनिंग हुआ कि क्रोमियम क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसमें जितना भी है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम होगा। आंसर क्या होगा? ए। Cr3 प्लस कुछ नहीं होता है, एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल उस एलिमेंट्स के नेचर के बारे में बताता है, इसलिए Cr3 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr माइनस 0.74 मीन्स, तो इसको बोलेंगे क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल आपका निगेटिव है जबकि सबका पॉजिटिव है, इसलिए क्रोमियम का रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होगा, इस वजह से आंसर ए होगा। देखो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, गौर से देखिए, बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन का भी है, अगर टाइट्रेशन में प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है MnO4 माइनस H प्लस मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस इज 1.51 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज 1.38, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस 0.77, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl2 क्लोरीन 1.4। अब इस डेटा के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्वस फेरस नाइट्रेट। एक्वस फेरस नाइट्रेट के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है, मीन्स इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आपको करना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली इनकरेक्ट बताना है स्टेटमेंट। अब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मीनिंग क्या हुआ? तो फेरस नाइट्रेट का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन से होगा। फेरस नाइट्रेट को KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है और जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो वहां पे आपका इक्विवेलेंट पॉइंट जो रहता है, इक्विवेलेंट पॉइंट पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मींस ड्यूरिंग रेडॉक्स टाइट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करता है, मींस विद द हेल्प ऑफ known amount of standard oxidizing agent we can calculate amount of reducing agent too, means oxidizing और reducing agent दोनों में से किसी एक का अगर आपको पता है तो दूसरे का पता कर सकते हो क्योंकि दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम होगा अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग थ्रू रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब फेरस नाइट्रेट का टाइट्रेशन कराओगे और टाइट्रेशन करा करके आप एस्टिमेशन कराते हो। अब टाइट्रेशन में होता क्या है, जैसे मान लो आपने फेरस नाइट्रेट का यहाँ पे MnO4 माइनस के साथ आप फेरस नाइट्रेट का एस्टिमेशन करा रहे हो, मतलब रेडॉक्स टाइट्रेशन करा रहे हो जिससे आप इसको एस्टिमेट कराना चाहते हो, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा मीन्स इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब जब ऑक्सीडाइज करेगा इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे आप क्या लिखोगे? तो लिखोगे एट इक्विवेलेंट पॉइंट
मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। ये करोगे मीन्स MnO4 माइनस का मिली इक्विवेलेंट फेरस नाइट्रेट के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, और इस तरह से फेरस नाइट्रेट के मिली इक्विवेलेंट को आप निकाल लोगे। मिली इक्विवेलेंट निकालने से इक्विवेलेंट मिल जाएगा, इक्विवेलेंट से आप वेट निकाल सकते हो। बट अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो उसको देखो। अगर आपने KMnO4 मीन्स MnO4 माइनस को यूज किया HCl के प्रेजेंस में, देन व्हाट विल हैपन, क्योंकि हम लोग फेरस सल्फेट मीन्स हमारा MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है नॉर्मली एसिडिक मीडियम में, हालांकि बेसिक में भी करता है बट एसिडिक मीडियम में भी करता है। तो यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन ए में है MnO4 माइनस कैन बी यूज्ड इन एक्वस HCl। MnO4 माइनस को एक्वस HCl में यूज करेंगे। अब एक करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो देखो MnO4 माइनस को यूज करोगे, करेक्ट है। MnO4 माइनस फेरस नाइट्रेट कर सकता है, लेकिन एक्वस HCl में करोगे तो क्या होगा। MnO4 माइनस एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये फेरस नाइट्रेट को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, साथ में HCl को भी कर देगा। क्योंकि देख लो यहाँ पे Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.4। Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल 1.4 है। इसका मीनिंग हुआ कि आपका KMnO4 मींस MnO4 माइनस फेरस नाइट्रेट के साथ साथ HCl को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। फेरस नाइट्रेट के साथ साथ HCl को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि वो HCl को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन आप जब इक्वेशन लिखोगे तो लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आप HCl को मान रहे हो कि HCl एसिड है, और आप इस तरह से करके आंसर निकालोगे, लेकिन रॉन्ग हो गया। क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग अगर फेरस मींस MnO4 माइनस FeNO3 मींस फेरस नाइट्रेट के साथ साथ अगर HCl को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस नाइट्रेट प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। लेकिन ऐसा तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तो क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मिली इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के इक्वल होगा, लेकिन HCl को MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में होना चाहिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस नाइट्रेट प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। लेकिन वैसा हम लोग करते नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है। अब बी चेक करते हैं, Cr2O7 इन HCl। तो देखो जी Cr2 डाइक्रोमेट आयन को आप HCl में यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.38 और Cl2 का कितना है आपका 1.4। इसका मीनिंग यह हुआ कि डाइक्रोमेट HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। मींस डाइक्रोमेट आयन के प्रेजेंस में HCl ओनली एसिड काम करेगा, डाइक्रोमेट HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। मींस तुम्हारा बी करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अब हम लोग सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या, सी बोला कि MnO4 माइनस कैन बी यूज्ड इन एक्वस H2SO4। ये भी हम लोग कर सकते हैं। MnO4 माइनस कैन बी एक्वस H2SO4। क्यों जी? क्योंकि H2SO4 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ H2SO4 आपका H2SO4 को ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, इसलिए MnO4 माइनस H2SO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। सेकेंडली H2SO4 भी किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है MnO4 माइनस के प्रेजेंस में। मींस MnO4 माइनस के प्रेजेंस में H2SO4 ओनली एसिड काम करेगा। सो ये भी आपका क्या हुआ जी, करेक्ट हुआ, ये भी कर सकता है। ऑप्शन डी Cr2O7 माइनस कैन बी यूज्ड इन H2SO4, ये भी करेक्ट है। लेकिन आपको पता क्या करना है जी, इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर पता करना है, तो इनकरेक्ट आंसर कौन होगा, ए, क्योंकि ए आपका इनकरेक्ट है, लेकिन वही आपको करेक्ट करना है यहाँ पे। तो आंसर एक्चुअल में क्या हुआ, ए हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पता करना था। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल Zn2+ 1 molarity, copper 2+ a concentration 1 molarity copper, inert cell 1.1 volt was allowed to be completely discharged at 298 Kelvin. The relative
कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस टू कॉपर 2 प्लस, मीन सेल आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है, तो उस समय Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस के कंसेंट्रेशन का रेशियो क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया मीन ई सेल 0, सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, ई सेल 0, अब ई सेल को 0 और ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, यहाँ पे N2 होगा, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेड। तो मैं आपको बताया हूँ जो लेफ्ट है वो राइट में, जो राइट है वो लेफ्ट में, मीन्स लेफ्ट वाला प्रोडक्ट होगा, मीन्स Zn2 प्लस ऊपर होगा, कॉपर 2 प्लस नीचे, अब पुट करो वैल्यू, ये 0 है, ये 1.1 है, 0.059 बाई 2 है, लॉग इसको इस साइड लाओ, 0.059 बाई 2 इज इक्वल टू लॉग इंटू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू 1.1, तो लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2 बाई 0.059। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 37.3 आया। अब लॉग है, लॉग का बेस 10 होता है, आपको मैं बताया हूँ। इसको कैसे लिख सकते हो, मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू 10 का पावर 37.3। आंसर हो गया, ऑप्शन है, ऑप्शन कितना है जी, डी है। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो।